बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तबादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और मैं हूं यासिर आरिफ। नाज़रीन, आज हम आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएंगे और ये स्टोरी जो है एक हिंदुस्तान के बादशाह सलामत है उनके उनसे मुतल्लिक है और इसकी तफसील हम आपको बताएंगे कुछ देर में। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वो तमाम न्यूज़ और वीडियोज़ जो आप देखना सुनना और जानना चाहते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें, हिंदुस्तान के ऊपर एक बादशाह तख्त नशीन हुआ और इसका नाम था रोशन अख्तर। इसका असल नाम क्या था वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन पहले इसके अजीब और गरीब और दिलचस्प जो वाक़यात हैं वो आपको बताते चलें। ये बादशाह सलामत जो थे वो बड़े अजीब और गरीब किस्म के इनके वाक़यात गुजरे हैं। उनमें से सबसे दिलचस्प ये है कि ये जब भी अपने दरबार में आते तो अपने तमाम दरबारियों को, वज़रा को कहते कि आप जो लेडीज़ कपड़े हैं वो ज़ेब तन करें, और इनकी देखा देखी में वो सारे जो है वो लेडीज़ कपड़े, जनाना कपड़े जो होते थे वो ज़ेब तन करते थे। और इन बादशाह सलामत की एक और बात आपको दिलचस्प बात बताते चलें कि इनको अगर कोई पसंद आ जाता वो उसको मशीर या वज़ीर का ओहदा दे देते और फिर अगले दिन उनको हटा देते। फिर कोई पसंद आ जाता तो फिर उनको वज़ीर और मशीर बना देते। इसी तरह आपको बताते चलें कि ये अपने जेलर को हुक्म देते कि जेल में जितने भी कैदी हैं इनको रिहा कर दें, और कुछ ही लम्हों बाद जो है वो जेलर को कहते हैं कि मुझे कैदियों की जो गिनती है वो पूरी करके बताओ, और वो जेलर साहब अपने लोगों को भेजते, सादा लोगों को पकड़ के फिर जेल में डालते, गिनती पूरी करते और बादशाह सलामत को बताते। ये बादशाह सलामत जो हैं वो अपने एक दिन कानून बनाते, दूसरे दिन उसी कानून को खुद पामाल करते और फिर नया कानून बना देते। इन बादशाह सलामत की जो रोशन अख्तर साहब हैं, इनकी एक ख़ास बात आपको बताते चलें वो ये थी कि एक घोड़ा इनको बहुत पसंद था और इस घोड़े को उन्होंने एक वजीर का दर्जा दे दिया, और वजीर की तमाम मुराद जो हैं वो इस घोड़े को हासिल थी। और जैसे ही बादशाह सलामत का दरबार लगता तो ये घोड़ा जो है, जो वजीर खड़े होते, ये उन्हीं वजीरों की कतार में ये घोड़ा भी खड़ा होता क्योंकि इसको वजीर का दर्जा हासिल था। इस तरह आपको नाज़रीन ये बताते चलें कि ये बादशाह सलामत, इनका जो काजी साहब थे, उनको मुतअद्दिद बार इन्होंने कहा कि आप शराब से वज़ू करें, और वो काजी साहब नजरिया ज़रूरत के तहत शराब से वज़ू कर लेते। और इन रोशन अख्तर साहब के बारे में एक और बड़ी मशहूर जो बात है वो ये है कि मुतअद्दिद बार इन्होंने, जब इनका दिल करता नमाज पढ़ने का, तो बगैर वज़ू के ये नमाज पढ़ लेते। जनाब, इन रोशन अख्तर साहब को शायद ही कम लोग जानते हों और नशीन हुए थे हिंदुस्तान में, और इनका जो असल नाम था वो था, बल्कि असल नाम इनका रोशन अख्तर था, और जिस नाम से ये मशहूर हुए इनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। ये मोहम्मद शाह रंगीला साहब हैं जिन्होंने अपने रंगीलियों के जो इनके कारनामे थे, और इसके अलावा इनके और बहुत सारे कारनामे हैं। ऐसे कारनामे तो इनको नहीं कह सकते हैं, दिलचस्प अजीब इनके जो वाक़यात हैं वो उससे तारीख भरी पड़ी है, वो भी हम गायब गाए उनसे हम आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन ये चंद एक दिलचस्प बातें थी मोहम्मद शाह रंगीला की, जो हिंदुस्तान के बादशाह सलामत रहे हैं, कि वो किस तरह कानून बनाते, खुद उसको पामाल करते, और किस तरह पसंदीदा लोगों को वजारतें देते, दूसरे दिन उनको हटा देते, किस तरह एक घोड़े को उन्होंने वजीर का दर्जा दिया। तो ये ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि शायद आजकल के दौर में भी कहीं ना कहीं हमें नज़र आती हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हैं। तो यासर साहब, हम आज बात करेंगे कि सबसे अहम इशू जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से है वो है जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं उनके ऐलानात। बहुत सारे ऐसे ऐलानात थे जिनके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, उसकी तफसील नाज़रीन हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ मरदमशुमारी का एक बड़ा अहम इशू बना हुआ है, और आज़ाद कश्मीर के लोगों में तशवीश की बड़ी लहर जो है वो पाई जाती है, क्योंकि इसमें कश्मीरियत का जो शनाख्त का खाना है वो ख़त्म कर दिया गया है, और इसके साथ साथ जो कश्मीरी ज़बान, पहाड़ी ज़बान, गोजरी ज़बान का जो शनाख्त का खाना था वो भी ख़त्म किया गया। तो ये कश्मीरी शनाख्त क्या ख़त्म करने के हवाले से कोई बाकायदा कानून साजी की जा रही है, इसके पसे पर्दा क्या हकायक हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। उस्मान साहब, सबसे पहले तो हम आज जाएंगे ना कि हाल ही में जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक बड़ा एक्शन लिया और लोगों को ये तासर दिया गया कि मैं एहतसाब करने जा रहा हूँ। हमने उसी दिन ये कहा था कि ये महज दिखावा है, कोई एहतसाब नहीं होना, और ये एक फिल्म चलाई जाएगी, और फिल्म चलाने के बाद मीडिया पे एक हाइप क्रिएट करके सारा जनरल टेंट फिश हो जाएगी। अब देखें, अब्दुल माजिद खान साहब जो वजीर हुकूमत हैं, उनसे 2 पोर्टफोलियोज वजीर आज़म ने वापस लिए। बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग इस चीज से वाकिफ नहीं है कि इसके पसे पर्दा असल कहानी क्या है।
बुनियादी तौर पे आजाद कश्मीर के अंदर जो जाली फैक्ट्रीज के अंदर सिगरेट बना के पाकिस्तान में स्मगल किया जा रहा था और बड़े पैमाने पे स्मगल किया जा रहा था, उसके ऊपर फेडरल से आजाद कश्मीर हुकूमत के ऊपर खासा दबाव था। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात इंटरप्ट करूंगा, ये आपको बताते चलूंगी, ये जो सिगरेट की फैक्ट्रियां हैं नादरीन, इनको हुकूमत की जानिब से इनको बंद कर दिया गया था। इनको बाज़ाहिर तो इनको सील कर दिया गया था, बाहर ताले लगे हुए थे, लेकिन इनके अंदर जो है वो प्रोडक्शन जारी थी सिगरेट्स की। और ये हमारे अहम ज़राए ने हमें बताया है कि इनके अंदर बाहर ताले लगा के अंदर सिगरेट की प्रोडक्शन जारी थी। और इस प्रोडक्शन में कौन कौन माफियाज शामिल थे, ये सिगरेट कहाँ का स्मगल होता था, उसकी तफसील हमारे पास बहुत जल्द आने वाली है, उनसे भी आपको आगाह करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी तरफ ये था कि चंद ही रोज पहले कोआला की चौकी पे एक गाड़ी जो पकड़ी गई थी शेजोर, अच्छा, और पुलिस ने पकड़ी थी और उसके अंदर से तकरीबन 75 लाख मालियत के वो सिगरेट जो है ना वो पकड़े गए थे, जो एक नाइट में वहां से स्मगल किए जा रहे थे पाकिस्तान। तो ये आज की बात नहीं है, वज़ीर आज़म को पहले भी मुतअद्दिद बार ये बात कही जा चुकी थी कि आपकी ये जो जाली फैक्ट्रीज आपकी गवर्नमेंट के ज़ेरे साया आज़ाद कश्मीर में चल रही हैं, इससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर पहले कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि हम नाजरीन को अगर याद करवाएं, कुछ ही अरसा पहले के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के जो स्टेटमेंट्स हैं ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो ये कि आज़ाद कश्मीर में इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट, उसके अंदर हमने तारीखी रिफॉर्म्स की हैं। हम टैक्स नेट को 5000 तक, अभी तक हम 5000 लोगों तक ले गए हैं और बहुत जल्द हम इसको 1 लाख तक ले जाएंगे। ये बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट है हमारी। और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि हमने 36 अरब रुपए से अब टैक्स नेट जो सालाना था वो माली साल में बढ़ाकर 50 अरब कर दिया, उसका तखमीना हमने कर दिया और 36 अरब हमने कलेक्ट कर लिया है। तो ये जो कुछ ही अरसा पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इसी इनलैंड रेवेन्यू इनकम टैक्स की जो है ना तारीफें करते नहीं थकते थे और खुद उसकी सताइश किया करते थे। और फिर साथ ही एक नोटिफिकेशन भी उन्होंने जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि आज़ाद कश्मीर में बाहर से आने वाले सिगरेट पे 300% टैक्स आयद किया जाएगा। अब इस सारी स्कीम और कहानी को नाजरीन को समझने की जरूरत है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इन तमाम चीजों से मुबर्रा है और सिर्फ जो जराइम है वो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, वो वज़राए हुकूमत कर रहे हैं, ये अरबपति वज़ीर आज़म है, इनको इस चीज से सरोकार नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारी बातें हम रिकॉर्ड और दलाइल से करते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का हम वो क्लिप भी अपने प्रोग्राम में चलाएंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में डिटेल के साथ, कि जिसमें उन्होंने बारहा इसी डिपार्टमेंट की तारीफ की। और फिर जो टैक्स सिगरेट के ऊपर 300% पाबंदी लगाने का जो फैसला था, बुनियादी तौर पे ये मुबैना तौर पे बदनीयती पे मबनी था। इसके पीछे इन कारोबारी मकासद थे, इसके पीछे फाइनेंस के मकासद थे। मकसद ये था कि बाहर से सिगरेट आजाद कश्मीर में लाना बंद किया जाए और आजाद कश्मीर की मार्केट के अंदर भी जितना सिगरेट जा रहा हो वो इन्हीं जो गैर कानूनी चलने वाली सिगरेट फैक्ट्रीज हैं इन्हीं से जाए और ये बिजनेस बढ़े और रेवेन्यू जनरेट हो। फिर जब फेडरल पे गाड़ी पकड़ी गई और फेडरल और मीरपुर से भी एक ट्रक पकड़ा गया, फेडरल से जब दबाव आया तो हमने पहले भी नाजरीन के सामने रखा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने एक प्रेस रिलीज जो वज़ीर आज़म ने खुद जारी करवाया अपने मीडिया एडवाइजर से, तो फिर जब उनसे ऊपर से इनकी डोरें खींची गई और जब इनकी चूड़ियां टाइट की गई तो फिर वापस उन्होंने अपने एकदम सेक्रेटरी और डीजी इंफॉर्मेशन की कुर्बानी देने के लिए उन्हें टर्मिनेट और ओएसडी करने के हुक्म अहकाम दिए थे जो उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किए थे। तो ये भी सहम केस है। एफबीआर की तरफ से दबाव था, माजिद खान साहब की कुर्बानी उस दबाव को जो है रिलीज करने के लिए दी गई। और फिर इसके साथ हम आपको ये बात बताएं कि आसिम शौकत जो कमिश्नर इनकम टैक्स हैं उनको भी कल ओएसडी कर दिया गया। अब उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक माहौल बनाने के लिए स्टेटमेंट दिया था कि आजाद कश्मीर में जो है इनका इनलैंड रेवेन्यू का जो इनडायरेक्ट टैक्स का कमिश्नर है वो 40 करोड़ रुपए में देके लगता है। तो आज हम ऑन कैमरा वज़ीर आज़म के से पूछते हैं कि जनाबे वाला इस वक्त आजाद कश्मीर के इनलैंड रेवेन्यू के कमिश्नर जो इनडायरेक्ट टैक्स के भी कमिश्नर हैं वो आपने लगाए और वो आपके लगाए हुए वो आपके बंदे हैं। तो अब बताइए जरा लोगों को ये बात बताएं कि क्या आपने या आपके किसी ब्यूरोक्रेट ने या आपके किसी मिनिस्टर ने उनसे 40 करोड़ रुपए लिए थे
जिसकी आपने बात की, अगर लिए थे तो उसके शवाहिद सामने लाएं। और इसके साथ नाजरीन एक चीज याद रखें कि जब माजिद खान साहब को फारिग किया गया, ये बड़ी अहम बात है कि जिस तरह उन्होंने कहा था कि 40 करोड़ रुपए का जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि कमिश्नर लगाने के 40 करोड़ पे लिए जाते हैं, तो ये वाकई इसके सबूत अगर वो लेके आ जाते साथ, ये देखेंगे हमारे पास सबूत भी हैं किस किस बंदे ने पैसे लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ा मजा आ जाता। जब माजिद खान साहब को इन्होंने उनसे पोर्टफोलियोज वापस लिए, वापस लेने के बाद उसके दूसरे रोज वज़ीर आज़म ने अपने एक स्टाफ मेंबर, अब वो स्टाफ मेंबर क्योंकि मेरे अजीज हैं, तो जब भी कोई मैं बात करता हूं तो वो उनके ऊपर एक किताब आ जाता है, तो इसलिए ऑन कैमरा मैं ये क्लियर कर देता हूं कि जनाब वज़ीर आज़म, मेरा सोर्स, मेरे जो अजीज आपके स्टाफ में हैं, उनके साथ मेरा ताल्लुक इंतहाई एहतराम का और बड़े भाइयों जैसा है, और कभी भी उन्होंने अपने किसी मनफी मकसद के लिए कोई चीज लीक करने के लिए मुझे कभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। मुझे दूसरे जराए से ये इंफॉर्मेशन मिली कि वो जो हमारे अजीज हैं वज़ीर आज़म के स्टाफ में, उनके थ्रू उन्होंने जब माजिद खान साहब को मैसेज भिजवाया, वहां पे ऑन स्पॉट कुछ और लोग भी थे जो हमारा सोर्स थे, जिनसे ये खबर हम तक पहुंची, तो वहां पे जाके उन्होंने माजिद खान साहब को ये मैसेज कन्वे किया कि जनाबे वाला, हमारे पास ऑडियोज और वीडियोज मौजूद हैं, आपकी करप्शन के हमारे पास सबूत मौजूद हैं। और ये मैसेज माजिद खान साहब को कन्वे करवाया गया वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर की तरफ से, उन्हें डराने और धमकाने की तरफ से, लेकिन उन्होंने इसकी केयर नहीं की। फिर अगले रोज प्राइम मिनिस्टर हैं तो बड़े दिमाग के तेज, सेंटोरस में फिर माजिद खान साहब को रात के अंधेरे में बुलाया, रात को फोटो नहीं रिलीज की, अगले दिन रिलीज की, वहां पे बुला के उनके साथ मुलाकात की। उन्हें कहा गया कि आप जनाब वज़ीर आज़म आपसे मिलना चाहते हैं। मुलाकात में माजिद खान साहब अपनी बात पे, मौक़िफ़ पे डटे रहे। उन्होंने कहा कि इस मामले की अदालती तहकीकात करें। फिर प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कहा कि मुझे कुछ गलतफहमियां थी, मुबैयना तौर पे आपके बारे में मुझे गलतफहमियां दूर हो गई हैं। इस वक्त आपके मेरे मामलात जो है ना, मैं अपनी तरफ से आपके मामलात को यकसू करता हूं और पोर्टफोलियोज आपको कुछ दिनों के बाद मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे फेस सेविंग चाहिए, मुझे फेस सेविंग चाहिए। फिर वहां से भी तशफ़ी ना हुई किसी और को मैसेज देने के लिए, तो फिर उन्होंने अपने इनकम टैक्स के कमिश्नर, उनको भी जो है ना ओएसडी कर दिया। अब वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर, ये जितना भी आजाद कश्मीर के अंदर प्रोसेस हो रहा है, वज़ीर आज़म के पास व्हाट्सएप पे पल पल की खबर होती है। सवाल नहीं पैदा होता कि वज़ीर आज़म बेखबर रहे और कोई जाली सिगरेट फैक्ट्रियां चल रही हो, वज़ीर आज़म बेखबर रहे तो टैक्स से जो है ना पैसा चोरी किया जा रहा हो, वज़ीर आज़म बेखबर रहे और आजाद कश्मीर के अंदर जो है ना काला धन जो है ना उसको सफेद करने की कोशिश की जा रही है। ये सब चीजें जो है ना दिखाई जाने वाली हैं। हकायक इसके बिल्कुल ड्रामाबाजी है सारा। आपका कहने का मकसद ये है कि सारा कुछ जो है वो अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा है, और असल हकायक जो है वो कुछ और हैं, वो छुपाए जाते हैं, 100% छुपाए जाते हैं, बड़े तरीके से मीडिया कैंपेन करके छुपाए जाते हैं। फिर हम एक और बात अपनी नाज़रीन के साथ हमने अपने इंट्रो में कहा कि एक दिन एक कानून बनाया जाता है, दूसरे दिन उसकी पामाली की जाती है। हम यहाँ पे वो बात करेंगे जो पब्लिक कानून बना के दूसरे दिन उसको पामाल कर दिया जाता है। चलिए ठीक है, ये आप जो बंदा पसंद आता है उसको जेब शेर लगा दिया जाता है, बस एक घोड़ा रह गया। आगे आइए, अब ये देखें, सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं था। माजिद खान साहब को उनसे पोर्टफोलियो वापस ले जाने के बाद वज़ीर आज़म ने एक और हाइप क्रिएट करवाई अपने कुछ हमनवा जो अपने पसंदीदा साफियों से और कुछ मीडिया टीम से कि बड़ी खबरें आने लगी हैं। मजीद बड़ी खबरें क्या थी? हुजूरे वाला, आपके पास रिपोर्ट्स मौजूद है, आपको रिपोर्ट्स दी गई थी आज से 4 से 5 माह कबल और बारहा दी जा चुकी हैं। आप अब चीजें बहुत ज्यादा छुपा नहीं सकते। आपको 4 से 5 वज़रा के बारे में ये रिपोर्ट्स पहुंचाई गई थी कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरीज के बारे में भी आपके पास सारा कुछ मौजूद है। माजिद खान साहब से ओहदे लेने के बाद आपने जो हाइप क्रिएट करवाई कि और भी एक्शन होने वाले हैं, वो एक्शन उन 4 वज़रा के खिलाफ आप करें। अगर आप इतने दबंग हैं, आपके अंदर आप इतने जो है ना वो हक पे फैसले करने वाले हैं और आपका दामन इतना साफ है, तो उन 4 वज़रा के खिलाफ भी फैसला करें, उनके खिलाफ भी, उनसे भी पोर्टफोलियो वापस लें, उनके खिलाफ एहतसाब ब्यूरो में केसेस दें और उसके साथ जो सेक्रेटरी है उनके खिलाफ भी रेफरेंस भेजें। कि 4 वज़रा जी कौन है, इनकी तफसील भी हम आपको आने वाले प्रोग्राम, क्योंकि माजिद खान साहब की मुलाकात के बाद जो खबर बाहर निकलवाई गई है वो ये है कि माजिद खान साहब माफी मांगने के लिए हमारे पास आए। अच्छा।
माफी मांगी उन्होंने, माफी मांगने के बाद हमने उन्हें माफ कर दिया वो, और वजीर आजम से जो है ना उन्होंने अपनी गलती का एतराफ किया है, हालांकि ये बात नहीं है। दूसरी तरफ वजीर आजम हमने कोशिश की है कि माजिद खान साहब से रब्ता हो, दूसरी तरफ लेकिन रब्ता नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वजीर आजम खुद ये बात कह रहे हैं कि एक माजिद खान से साहब से पोर्टफोलियोज लिए हैं और बाकियों को डराया है। हुजूर डरा क्यों रहे हैं? जब सबूत मौजूद है तो एक्शन लें, ऐसे ही एक्शन लें, तब पता चले कि आप वाकई दबंग हैं और आप रियासत के लोगों के मुफाद में ये काम करते हैं। ऐसे निजाम नहीं चलेगा, रिएक्शन होगा, ऐसे आप मीडिया पे खेल के नहीं निकल सकेंगे। ये सोशल मीडिया का दौर है, आप नहीं निकल सकेंगे। उनको पता है यासर इस चीज का, उनको पता है कि एक्शन होगा तो फिर इसका रिएक्शन भी होगा, और रिएक्शन होगा। असल बात तो यही है, हाँ, असल बात यही है, असल असल बात मामला यही है कि 8 से 10 वज़रा ने एक ग्रुप फौरी तौर पे बन गया था। सीनियर 3 वजीर जो हैं उन समेत सब ने उन्होंने कहा था कि जिस तरह माजिद खान की तजलील की गई है हम इस पे करार वाकई जवाब बड़े देंगे। अरसे से नाज़रीन एक ग्रुप बना हुआ है और उस ग्रुप की तमाम तर तफसील जो है वो हमारे पास है, वो हम अभी शेयर नहीं कर सकते हैं, कुछ तकाजे होते हैं। और अच्छा उस्मान साहब, एक और चीज, जी जी, हमारा क्योंकि व्लॉग का टाइम भी बहुत कम रह गया है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने, मीरपुर से वज़ीर आज़म को बड़ा प्यार हो गया इस अरसे में। आप उनके विजिट्स देखें कितने मीरपुर में है, उसके ऊपर सारे विजिट्स के ऊपर हम एक नेक्स्ट पूरा व्लॉग करेंगे 20 मिनट का। बिल्कुल ऐसे लेकिन वहां पर मौसूफ गए और जाकर फिशरीज के एक तालाब के अंदर जो है ना एक मछली डाल के वो फोटो शूट करवाया और वो चलवाया। अच्छा, इफ्तिताह किया उन्होंने। वज़ीर आज़म के एक मीडिया एडवाइजर ने बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है ना वो पोस्ट की हुई है फेसबुक के ऊपर कि गुज़िश्ता विजिट में वज़ीर आज़म ने खुश्क तालाबों में फिलफोर पानी डालने का और मछली की पैदावार पानी, और 15 मार्च से कबल खुश्क तालाबों में मछली पैदावार का हुक्म दिया था। 15 मार्च, एक चंद रोज पहले गए थे, 15 मार्च से कबल नहीं, 15 फरवरी, 15 मार्च तो आज है। 15 मार्च से कबल, जी जी, कबल ना अच्छा। उन्होंने कहा था कि आप, ये विजिट उन्होंने 3-4 दिन पहले किया था कि 15 मार्च से कबल आपने वहां पे मछली की पैदावार करनी है। वैसे जबरदस्त किस्म का स्टेटमेंट है। 4 से 5 दिनों के अंदर, जिस तरह हमने कहा था ना वो तस्बीह की इंडस्ट्री लग गई, 1.5 महीने के अंदर मछली की पैदावार हो रही है हफ्ते के अंदर। जादू का चिराग है। ठीक है, अब वज़ीर आज़म ने वहां पे फोटोशूट किया और वो मछली तालाब में डाल रहे हैं, और नीचे उसी पोस्ट के अंदर एडवाइजर ने लिखा हुआ है कि कल के दौरा में तालाबों के फंक्शनल होने पे इज़हार इत्मीनान किया और वज़ीर आज़म ने खुद भी फिशरीज हुकाम के साथ मछली तालाब में डाली। खाई तो नहीं? ठीक है, वो डाल रहे हैं, वो फोटो भी आपको प्रोडक्शन शुरू हो गया, फोटो भी आपको चला दें। अब हम एक चीज वज़ीर आज़म को याद करवाते हैं। जनाब वज़ीर आज़म, मंगला की ये जितनी फिशरीज के तालाब है ना, ये फंक्शनल है, इनमें ताखीर हो सकती है कि 15 दिनों की, महीने की, हफ्ते 1.5 हफ्ते की। फिशरीज का महकमा भी, क्योंकि ये भी पैसों वाला महकमा है, ज़ाहिर इसके ऊपर भी बड़ी नजर होती है। सब लोगों की माजी में भी इसके स्कैंडल्स आते हैं। आपको असल वाक़या का नहीं पता। असल वाक़या का नहीं, असल वाक़या ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया था कि भाई इन तालाबों में मछली पैदा करें। फिर वो गश्ता रोज जब मीरपुर गए, वो इसलिए गए कि हो सकता हो ये मछली जो है इसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई है, हम ये मछली टेस्ट करके आते हैं, इसका टेस्ट कैसा है। खैर वो अपनी जगह पे है, लेकिन हम वज़ीर आज़म को एक चीज याद करवाते हैं, और ये भी स्लाइड आप चलवाएं। वज़ीर आज़म ने 28/3/2020 को, 28/3 यही मार्च का महीना था, 2020 को सोशल मीडिया पे एक ट्वीट चलवाई थी, स्लाइड चलवाई थी उस वक्त की मीडिया टीम से। वो स्लाइड आप अपनी स्क्रीन पे चलवाएं, जिसमें उन्होंने कहा था कि नालाए माल को दरियाए माल का नाम देंगे और दरिया का दर्जा देंगे। यहाँ पे छोटे डैम्स बनाकर वाटर स्पोर्ट्स शुरू की जाएगी। डैमों में आला नस्ल की मछली की अफजाइश की जाएगी और इस मंसूबे से नालाए माल के किनारे पर सैकड़ों लोगों को रोजगार मुहैया किया जाएगा। फिर 7/5/2020 को, यही डेट है इसके साथ, इसी अरसे की, वज़ीर आज़म ने बाग के साफियों को भंगोई में अपने घर बुलाया था। मगरब के बाद उन्होंने साफियों के साथ वहां गुफ्तगू की थी और बिल्कुल यही गुफ्तगू की थी कि हम नालाए माल के किनारे होटल्स, मोटेल्स और मिनी डैम्स और इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स और मछलियों की आला नस्ल की, तिलापिया एक मछली की नस्ल है पंजाब की। बल्कि उसी वक्त ऑन स्पॉट उन्होंने अपने पीएस जो थे उनके कर्नल एजाज साहब को बुला के ये बात कही थी कि फौरी तौर पे पंजाब से जो है ना 10 मन तिलापिया मछली की जो वो होती है, ब्रीड होता है, उसको लाकर नालाए माल में आप डालें, यह भी किया जाए।
वो बाद में एक हफ्ते बाद मैंने उनसे पूछा कि प्राइम मिनिस्टर की उस हुक्म पे आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा मैंने पूछा है मुतलका लोगों से पंजाब से, तो उन्होंने कहा कि ये चलते पानी में ये मछली आए इसकी पैदाइश हो ही नहीं सकती, इसके लिए रुका हुआ पानी चाहिए होता है। तो बाहर के लोग मुंतजिर हैं, वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर साहब, बाहर के लोग मुंतजिर हैं कि मंगला के तालाबों में आपको मछली डालने की जरूरत नहीं थी, ये महकमा फिशरीज का कोई मुलाजम भी ये काम कर सकता था और कर भी रहे हैं। आप बाग डैम में कब मछली डाल रहे हैं, वहां पे कब हिचरी आ रही है, वहां पे वाटर स्पोर्ट्स कब आ रहा है, और सैकड़ों लोगों को माल किनारे वो जो ख्वाब आपने दिखाए थे वो कब शर्मिंदा ताबीर होंगे, हम उसके मुंतजिर हैं। उसे याद रखिएगा, क्योंकि हमने बाहर से जो प्रोग्राम भी किया था उसमें लोगों ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि वो तो वज़ीर आज़म की राह देखते देखते उनकी आंखें जो है वो पथरा गई हैं कि वज़ीर आज़म न जाने कब तशरीफ़ लाएं हमारे इलाके में, हमारे हल्के में, हमने उनको वोट दिया। लेकिन इन वोटर्स को हम ये बताते चलें कि वज़ीर आज़म साहब तो ये कह रहे हैं जी कि वोट हमने खरीद के लिए हैं, भाई हम तो आप कौन होते हैं। हल्के के लोगों को उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम बहुत सारी जगहों पे दिया। मैं इस मौजू पे बिल्कुल नहीं बात करूंगा। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताते चलूं कि हमने ये जिक्र किया था कि जो मरदमशुमारी की जा रही है उसका बड़ा अहम जो है इशू है, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह तौर के ऊपर स्टेटमेंट सामने नहीं आ सकी है और लोगों में बड़ी तशवीश की लहर पाई जाती है। ये वाकई बड़ा अहम इशू है कि कश्मीरियत की शनाख्त का खाना क्यों ख़त्म किया गया, क्या वजूहात हैं भाई। कश्मीरी एक कौम है और एक तारीखी कौम है और कश्मीरियत की शनाख्त का खाना ख़त्म कर दिया गया है, ज़बानों का खाना जो कश्मीरी ज़बान है उनका खाना ख़त्म किया गया है इस मरदमशुमारी में। तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है और लोग सोचने के ऊपर मजबूर हो गए हैं, कसम से लोग सोचने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है। और इसके ऊपर अभी तक हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से और किसी वजीर की जानिब से, वजीर तो खैर क्या इसके ऊपर बोलेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह तौर के ऊपर इसका जवाब अभी तक सामने नहीं आया। इस तरह स्टेटमेंट सामने आता, हमने कहा था ना कि वज़ीर आज़म बड़े तरीके से मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। हमने पहले पब्लिक को बताया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए, वहां पे जाके कश्मीरियत की आवाज बनने के लिए, उस चीज को कैश करवाने के लिए जाके वज़ीर आज़म ने उन्हें इंटरप्ट करके उनके साथ वहां पे बदतमीजी की। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ क्या कहा, अगले दिन उनका पुतला नजर आतिश करवाया। लेकिन कश्मीरियों पे जब बिजली का बम गिराया गया था और उनके टैरिफ बढ़ाया गया था तो वज़ीर आज़म की कई स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी। सेम यही चीज है, मरदमशुमारी का इशू है और आप इसको यहां पे ना लें उस्मान साहब। अभी मैं कुछ चीजें देख रहा था, ओवरसीज कश्मीरियों की तरफ से खासा रद्द-ए-अमल आ रहा है। अवामी हुकूक की तहरीक जो है उन्होंने 17 मार्च को रावलाकोट में एक बड़ी तहरीक मरदमशुमारी के हवाले से, मुतनाज़ मरदमशुमारी के हवाले से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ऑल पार्टीज कश्मीर कॉन्फ्रेंस जो कराची है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, जाए उसकी भरपूर मजम्मत की है। KDF कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है इन्होंने एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है जिसमें हजारों लोग अभी तक जाके इस मरदमशुमारी के खिलाफ पिटीशन कर चुके हैं। बार काउंसिल, सिविल सोसाइटीज के साथ इन्होंने अपने राब्ते उस्तवार कर लिए हैं। अगले दिनों में ये एक बड़े एहतजाज की सूरत इख्तियार कर देगी। और कौमियत और जुबान का असल मसला क्या है इस फॉर्म के अंदर, वो हम नाज़रीन को बता दें कि सवाल नंबर 8 है कि कौमियत क्या है। इसके जवाब में लिखा जाना चाहिए कि बाशिंदा रियासत जम्मू कश्मीर, इसका ऑप्शन मौजूद होना चाहिए, लेकिन वो मौजूद नहीं है। दूसरा है कि मादरी जुबान क्या है, इसके जवाब में ऑप्शन होना चाहिए पहाड़ी और गोजरी, ये ऑप्शन होना चाहिए, ये ऑप्शन वहां पे मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर इसके बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि उनका मफाद जहां पे मैच कर रहा होता है वहां पे वो उठ खड़े होते हैं, गिरबान में हाथ डालने लगते हैं। जहां पे चीजें हालात उन्हें फेवर कर रहे हों उस पे वो नहीं बोलते। इसके ऊपर हम एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम और करेंगे इंशाल्लाह। ये मरदमशुमारी के ऊपर नाज़रीन एक बड़ा अहम प्रोग्राम करेंगे और मरदमशुमारी एक वाकई बहुत बड़ा अहम इशू है और इसके ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से अभी तक वाज़ेह तौर के ऊपर कोई चीज़ सामने नहीं आना अफसोसनाक सूरत हाल है। पूरी कश्मीरी कौम तशवीश में मुब्तला है कि ये हो क्या रहा है। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला किसी अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे नाज़रीन। तब तक अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा और हमारा भी ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।